अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स में हम अब तक 6 लेक्चर ले चुके हैं, लेकिन जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, मैंने आपको बताया था ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है, इसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा है, तो वही लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसी लेक्चर का पार्ट 4 है हमारा। पहले ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को ही कंटिन्यू किया था और हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ा था। कर्व में आपने देखा था कि हम जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन उसने जो दी है डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में, वो किस तरीके से हम कर्व की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो बहुत कम स्पीड रखने वाले भी कम पार्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड रखने वाले भी कम पार्टिकल हैं, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान में मिडल रेंज वाली स्पीड है वो पार्टिकल ज़्यादा रखते हैं। तो ये तो हमने कर्व से इसकी कर्व से एक्सप्लेन कर लिया था। फिर हमने देखा था कि हम एवरेज स्पीड उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले एवरेज स्पीड हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट की थी। एवरेज स्पीड से पहले हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी फाइंड आउट की थी और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास ऐसी स्पीड होती है जो ज़्यादा पार्टिकल अटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 पार्टिकल ने 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन किया और 2 ने किया कि 5 मीटर पर सेकेंड को, तो हम जो ज़्यादा पार्टिकल अटेन कर रहे होंगे स्पीड, उसको हम कहेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसकी डेरिवेशन हमने की थी और लास्ट में हमने इसके एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किए थे। लास्ट वाले जो एक्सप्रेशन थे वो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर हमने जो एंड आंसर हमारा आ रहा है इसको हमने कंपैरेटिवली भी देखना है कि तीनों जो स्पीड्स हमने फाइंड आउट की हैं उनके एंड आंसर को हम किस तरीके से कंपेयर करके फिर कर्व के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं। इसलिए जो लास्ट रिजल्ट है इन स्पीड्स के वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज भी हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को ही कंटिन्यू करना है, लेकिन आज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आज हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करेंगे। हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड आउट कर ली, हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली और आज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये लास्ट स्पीड है हमारी जो हमने फाइंड आउट करनी है और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन तीनों का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। हमने देखा था कि जो हमारे पास एवरेज स्पीड है उसमें हमारे पास एक फार्मूला था जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते थे। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में वही फार्मूला लिखा हुआ है जो एवरेज स्पीड का था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने स्केयर लिया हुआ है। यहाँ पर देखें ये स्केयर आ गया, वैसे ही 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें जस्ट n आना है, यहाँ पर डी नहीं आना। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी मिस्टेक। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना डी एन, ये देखें ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डी एन डिवाइडेड बाय डी एन और ये इन टर्म्स ऑफ वी है। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये डी नहीं आएगा, जस्ट ये एन आएगा। जो आप पीछे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फार्मूला करवाया था उसमें फार्मूला चेक कर लीजिएगा, उसमें यहाँ पर एन ही था। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने डी एन लिख दिया, तो आप इसको एन ही लिखिएगा, डी एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास फार्मूला आ गया इक्वेशन 1 से। इसी फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड को। तो हमने क्या किया लास्ट जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें हमने क्या किया था कि इसी फार्मूले को रीअरेंज किया था। तो मैंने क्या किया, इसी फार्मूले को चेन रूल लगाकर चेन रूल अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए ये मैंने चेन रूल अप्लाई किया और बाद में मैं इसे रीअरेंज करती हूँ, वी स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। चेन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं डी एन इन टर्म्स ऑफ वी, तो हमने डी वी के लिहाज से ले लिया और डी वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, जो मैंने ऊपर बताया कि कैपिटल एन है डिनोमिनेटर में, ये यहाँ आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 में चेन रूल अप्लाई कर दिया। अब चेन रूल अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसे रीअरेंज करती हूँ जैसे हमने लास्ट कैलकुलेशन में किया था। रीअरेंज करने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें जो टर्म मिलेगी वो हमारी ऑलरेडी जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है उसमें हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी टर्म को रीअरेंज कर दिया है, जो इक्वेशन 2 में है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर रीअरेंज कर दिया है। 1/n मैं साइड पर ले गई हूँ और dn डिवाइडेड बाई डी भी आ गया। अब आपको पता है कि ये वाली टर्म तो हमारे पास मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में इसके इक्वल थी, और यहाँ पर आपको पता है कि a और b मैंने कांस्टेंट पुट किए थे, एक टर्म के इक्वल थे हमारे, जिसे हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास, ये सेम यहाँ तक जो अभी तक हमने स्टेप्स किए हैं ये वाले सारे, ये सेम उसी तरीके से है जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेशन की है। जस्ट हमने यहाँ फार्मूला पुट किया, अब हमारे पास स्क्वायर है तो हमने इसको चेन रूल अप्लाई कर दिया, चेन रूल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने से ये वाली जो हमारे पास फैक्टर है ये इस वैल्यू के इक्वल आता है, तो हम इस फैक्टर को पुट कर देते हैं वापिस इस इक्वेशन 2 के अंदर। तो नेक्स्ट में देखें, ये मैंने उसको इक्वेशन 2 में रीअरेंज करके लिखा यहाँ पर, लेकिन जो इतना फैक्टर है हमारे पास, ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के मुताबिक ये वैल्यू दे रहा है, और ये वैल्यू मेरे पास इसके इक्वल है। तो इसमें मैं पुट कर देती हूँ, यही जो मेरे पास ये वाली टर्म आई है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ ये वाली वैल्यू, 3 वाली वैल्यू, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर देखिए v स्क्वायर एज इट इज आ गया ये वाला, और यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है इसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई, और ये जो dv सेपरेट था dv आपका एज इट इज आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, जिसे हम इसके इक्वल पुट करते जाएंगे। जैसे हमने लास्ट में k की अप्रोक्सीमेशन यूज की थी, z की अप्रोक्सीमेशन यूज की थी, तो उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4 पाई a क्यूब e की पावर माइनस bv स्क्वायर, v स्क्वायर है ये आपका, ये भी v स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा v की पावर 4, और ये dv आ गया एज इट इज। 4 पाई a क्यूब क्योंकि कांस्टेंट था आपके पास, इसको हमने ले लिया बाहर, ताकि अंदर जो हमारे पास फैक्टर आ गया e की पावर माइनस bv स्क्वायर, v की पावर 4, और ये dv आ गया आपके पास। ये जो इक्वेशन 6 आई है, अब हमारे पास इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखें हमने लास्ट कैलकुलेशन में क्या किया था कि v स्क्वायर को हमने z के इक्वल पुट किया था। अब मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, v स्क्वायर को z के इक्वल पुट कर लिया है, ये मैंने कंसीडर कर लिया खुद ही से। अब हम क्या करेंगे, इसी का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dv और 2v dv आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ से dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 2v डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखें dv डिवाइडेड बाय 2v आ गया इक्वेशन 9 में हमारे पास। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 7 है, इसे मैं दोबारा लेती हूँ। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, v की वैल्यू, क्योंकि हमने आगे कैलकुलेशन में ये पुट करनी है। तो अगर मैं v की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी तो ये तो आ जाएगा अंडर रूट जी, क्योंकि स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा इधर से, और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये z की पावर 1/2 आप इसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 11 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन 6 थी, इसका हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड से। तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो आपने देखा था पीछे कैलकुलेशन में हमारे पास v की पावर 4 भी था, तो इसका मतलब है कि जो v की पावर 4 है हमारे पास, उसे हम पुट करेंगे z स्क्वायर के इक्वल। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इतनी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन पुट करके हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन 7, 9, 11 और 13 को यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन आई है इतनी, इन्हें आप पुट कर देंगे इक्वेशन 6 के अंदर। तो जब आपने इक्वेशन 6 के अंदर पुट कर दी वैल्यूज, तो यहाँ पर देखें आपके पास आ गई इक्वेशन 14। यहाँ पर देखें k की पावर माइनस bg एज इट इज आ गया, यहाँ आपने z स्क्वायर पुट कर दिया, dz था ये हमारे पास, और यहाँ पर आ गया हमारे पास v की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 2z था, z की वैल्यू हमारे पास v के इक्वल थी, तो ये आ गया हमारे पास 2v। अब यहाँ पर हमने जो v की वैल्यू थी वो ऊपर हमने कंसीडर की थी, ये देखें यहाँ पर हम कंसीडर करते आ रहे हैं। या z को अगर मेरे पास यहाँ z होता तो जैसे इसमें है, तो मैं z की वैल्यू को किसी अप्रोक्सीमेशन के इक्वल पुट कर देती, क्योंकि हमारे पास पहले ही v चला आ रहा है, तो इसका मतलब है मुझे v की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हमने इन इक्वेशन से फाइंड आउट की है। तो इक्वेशन 11 में थी मेरे पास v की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट जी थी। अंडर रूट जी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। बाकी जो इक्वेशन है वो मेरे पास एज इट इज 15 इक्वेशन आ गई मेरे पास। इस अंडर रूट जी का मतलब है जी की पावर 1/2। अब ये आपके पास एक जी की वैल्यू ये वाली आ गई, दूसरी जी की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई, जी स्क्वायर। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ
कि ये जो z स्क्वायर है ये +1/2 है, डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा ये, तो 2 -1/2 इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 17। अब 17 में हमने देखा कि हमारे पास आ गया z की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2। 2 जो है इससे कट हो सकता है, 4 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 पाई a क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर आपका e की पावर -bz एज इट इज आ गया, g की पावर 3/2, g की पावर 3/2 और ये dz इक्वेशन 18 आ गई आपके पास। फिर से हम कंसीडर करते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे पास ये जो टर्म है bz, इसको कंसीडर कर लेते हैं किसी भी वैल्यू के इक्वल, a b c d कुछ भी इसे नाम दे दें, k के इक्वल मैंने किया हुआ है, तो k आपका जो है इक्वल हो जाएगा bz के। अगर आपने d के फाइंड आउट करना है तो आ जाएगा bdz, और अगर यहाँ से dz फाइंड आउट करना है तो आपका आ जाएगा dk डिवाइडेड बाय b। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 21। अगर इक्वेशन नंबर 19 से दोबारा मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ z की, तो मुझे मिल जाएगा k बाय b। यहाँ पर देखें z की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो k बाय b मिल जाएगा मुझे इक्वेशन 22 में। अब हमने क्या करना है कि ये जो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं इन्हें पुट कर देते हैं इक्वेशन 18 के अंदर। अब यहाँ पर देखें 19, 21, 22 और इन इक्वेशंस को हमने पुट करना है इक्वेशन 18 के अंदर। ये वाली जो वैल्यूज हैं इन्हें हम 18 में पुट कर देते हैं। तो 18 में जब हम पुट करेंगे इस bz की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। बाकी हमारे पास क्या है, dz है, dz की जगह आपको मिल जाएगा dk बाय db, और z है आपके पास ये z की पावर 3/2, तो z की जगह आपको मिल जाएगा k बाय b की पावर 3/2। तो ये देखें नेक्स्ट इक्वेशन 23 में मैंने मेंशन किया हुआ है कि e की पावर आपका -k आ जाएगा, क्योंकि k तो हमारा bz के इक्वल था, नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा हमारे पास -k, और दूसरा ये जो हमारे पास है k की पावर 3/2 ये मैंने सेपरेट करके लिख दिया है, b की पावर 3/2 सेपरेट करके लिख दिया, dk बाय b आ जाएगा हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन 23 को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें k की पावर 3/2 है आपके पास और e की पावर -k। यहाँ पर आपके पास था, ये तो था हमारा नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास, b की पावर 3/2 और b की पावर 1। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा, b की पावर 5/2। ये देखिए मैंने इसको बाहर ले लिया, b की पावर 5/2, इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे ये मिल गया 2 पाई a क्यूब, 2 पाई a क्यूब एज इट इज है हमारे पास। k की पावर 3/2 भी सेम है, e की पावर -k भी सेम है, dk भी सेम है। तो लास्ट कैलकुलेशन में आपने देखा था कि जब आपको इस तरह का कोई इंटीग्रेशन मिलता है तो हमने उसे सॉल्व नहीं करना, बल्कि हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि हम फार्मूला यूज करते हैं n-1 का फैक्टोरियल, और उससे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करें, आपको ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रेशन की ये वाली वैल्यू है ये इसके इक्वल आती है। तो अब यहाँ पर देखें ये वाली जो वैल्यू है पूरी ये आती है 5/2 फैक्टोरियल के इक्वल, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब है ये आपके पास n की वैल्यू है, तो 5/2 में से माइनस करूँ 1 को तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, वो नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो यहाँ से देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज साथ चल रही है, इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हमने। लास्ट में जाके इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 5/2 -1 जब हम करेंगे फैक्टोरियल जो हमारे पास वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 का फैक्टोरियल। 3/2 का फैक्टोरियल हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 3/2, 1/2 एंड 1/2 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, इसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास आ गई ये। यहाँ पर देखें मैंने इसे सिंप्लीफाई किया हुआ है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इससे कट हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 पाई a क्यूब 2b की पावर 5/2 और √5। ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल की, ये हमें प्रोवाइड करती है √5 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है a, वो इक्वल है b/π के, √b/π के।
अगर ये b बाय पाई के इक्वल है तो इसका मतलब है इस a की जगह मुझे ये अंडर रूट b बाय पाई पुट करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ इसकी पावर थी 1/2, मतलब स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगी, लेकिन यहाँ पर क्यूब था तो मुझे यहाँ पर क्या मेंशन करना चाहिए, मुझे या तो स्क्वायर रूट में 3 मेंशन करना चाहिए या पूरी वैल्यू के ऊपर मुझे 3/2 मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैंने स्क्वायर रूट के साथ इसका क्यूब लिया हुआ है, 3 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय पाई जो फैक्टर था आपके पास ये एज इट इज आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पाई है उसकी इसकी पावर है 1/2 और यहाँ पर आपके पास क्या आया 1, ये देखें 1 + 1/2 आ गया आपके पास। अब b की पावर यहाँ पर क्या थी 3/2, ये 3/2 अलग लिख दिया और पाई की पावर भी 3/2, ये पाई की पावर 3/2 अलग लिख दिया और ये 2b की पावर 5/2 ये एज इट इज, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 32 तक। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिल जाएगा कि पाई की पावर 3/2 प्लस में आ जाएगी ये वाली पावर, और यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में है लेकिन डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे एक दूसरे के, जस्ट पाई की पावर 0 बच जाएगा। बाकी b की पावर 3/2 माइनस 5/2 आ जाएगा क्योंकि ये 3/2 है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 5/2 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 34, 3/2 पाई टू पावर 0 b की पावर -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जस्ट -1 मिलेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ कि 3/2 b की पावर -1 मुझे फैक्टर मिल गया है। अब b हमने स्टार्ट में ही क्या किया था, वैल्यू के इक्वल ले लिया था कि हम b और a की जो वैल्यू है उसे इक्वल पुट कर रहे हैं किसके, b की वैल्यू हमारे पास थी m/2rt, कैपिटल m/2rt। इसका मतलब अगर मैं इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो मुझे रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखें 36 जो हमारे पास इक्वेशन आई थी से पुट कर दिया 35 के अंदर, मुझे इक्वेशन 37 मिल गई और जिसमें यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई किया हुआ है 3RT बाय कैपिटल M आ गया मेरे पास। लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए, मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेती हूँ दोनों साइड पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3VRMS, RMS शो कर रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाय M के इक्वल। अब ये हमारा एंड आंसर आया किसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। अब हमने अब तक रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने आज के लेक्चर में फाइंड आउट कर ली है, एवरेज स्पीड भी हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर ली थी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इन तीनों स्पीड्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है और इसको हम कर्व के ऊपर किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।